हेलो जेंटलमैन, नमस्कार आप सभी के लिए। मैं विनोद औजार कृष्णा सरकार ऑनलाइन क्लासेस में आपका तहे दिल से फिर से स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है कि परसेंटेज की 5 वीडियो हम ऑलरेडी पहले ही बना चुके हैं। ये 6वीं वीडियो है जिसमें शेष टाइप के रहे हुए क्वेश्चन इसमें करा रहे हैं। देखो, वीडियो ज़्यादा बन रही है, उसका कारण है कि क्वेश्चन भी ज़्यादा जा रहे हैं। अगर मैं क्वेश्चन 5-5, 10-10 ले लूँगा तो आप जानते हैं कि वीडियो 2 या 3 में ही ख़त्म कर दूंगा। आपको क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, होमवर्क में भी दे रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है यार कि उसमें टाइम भी लगेगा और वीडियो भी ज़्यादा आएगी। लेकिन जब हमें पढ़ना ज़्यादा है और अच्छा पढ़ना है तो फिर वीडियो ज़्यादा है या कम है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमें तो पढ़ना ही है भाई, क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ते हैं तो परसेंटेज जैसा टॉपिक कम से कम 1 वीक लेता है। 1 वीक का मतलब है कि यदि आप 1 घंटे की क्लास लेते हो तो कम से कम 7 दिन तो चाहिए अच्छे से समझने के लिए। जब एक बार हो जाएगा तो फिर वही चीज आपको 2 और 3 दिन में खत्म हो जाती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब आप अच्छा पढ़ेंगे और ज्यादा पढ़ेंगे तो उसमें वक्त तो लगेगा ही। एक बार वक्त लगा लो, फिर जिंदगी में आपको कभी भी वक्त की समस्या नहीं आएगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारी बहनों, आराम से देखिए क्वेश्चंस को और आगे बढ़ते हैं। तो आज के टॉपिक में हम 63 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। 62 नंबर क्वेश्चन तक मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा चुका हूं। ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% खाने पे खर्च करता है, 20% घूमने पे खर्चा करता है तथा 10% पढ़ाई पर खर्च करता है। यदि अंत में इसके पास 42,000 रुपए शेष बचे हों तो बताओ उसकी कुल आय क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है। खर्चा कितना कर रहा है आप ये टोटल देख लीजिए। अपनी आय का ही तो 10% खाने पे करता है और अपनी आय का ही 20% घूमने पर और अपनी आय का ही 10% पढ़ाई पर खर्च करता है। यहां पर ये माना जाएगा। तो टोटल खर्चा हो गया 10 और 20 30, 30 और 10 40% खर्चा हो गया। जब खर्च 40% है तो उसकी बचत कितनी होनी चाहिए? 60%। अब खर्च 40%, बचत 60%, तो टोटल इनकम तो 100% होगी। बचत 60% आ रही है, 60% आ रही है और वैसे बचत आ रही है 42,000 रुपए। तो पिछली वीडियो में मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं आपके लिए कि जो वैल्यू परसेंटेज में 60% है वो रियल में कितनी है? 42,000। तो अब इस बात को क्या बोलोगे कि 60% की वैल्यू 42,000। अब हमसे कुल आय पूछी है तो कुल आय 100% ही तो होगी। तो 100% की वैल्यू याद कर लेते हैं। मैं लिख देता हूं यहां कुल आय, टोटल इनकम। कुल आय हो जाएगी 100%। ये लीजिए, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी और मैंने सिखाया है आपको। पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हो, चूंकि इसलिए कई छोटा सा एक रूप होता है कि जिसका मान पूछा जाए वो वैल्यू आती है ऊपर, जिसकी वैल्यू दे वो आएगी नीचे। 60% और 60% की जो वैल्यू है वो इनटू में आ जाएगा 42,000। क्लियर? यहां तक सॉल्व कर लेते हैं। परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो, 6 से कट जाएगा ये 7,700। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 70,000। तो आप बताइए कि इसका जो आंसर है वो 70,000 है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, तो आपका आंसर आसानी से आ गया होगा और मुझे उम्मीद है 63 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत सिंपल था। पिछले क्वेश्चनों में जितना आपने किया है उनके हिसाब से देखा जाए तो वाकई में बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसी हिसाब से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखते हैं। इसको रफ कर रहा हूं मैं, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन। देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% खाने पर, शेष का 20% रहने पर खर्च करता है। यदि अंत में उसके पास 14,400 रुपये बचे हों तो कुल आय क्या है? देखिए दोस्तों, हम यहां मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप वीडियो को देखने में भी मेहनत नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा भाई। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखनी है, शेयर करनी है बच्चों के साथ, जिससे वो इन चीज़ों से फ़ायदा ले सके। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। इन बातों को भी यार कहलवाते हो आप, अच्छा नहीं लगता है।
आप कमेंट करें, आप जितने कमेंट करते हैं हमें उतना अच्छा लगता है, और आपने देखा होगा कि मैं हर कमेंट का आपके लिए जवाब देता हूं। तो कहने का मेरा तात्पर्य क्या है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन में और जस्ट अभी जो हमने 63 नंबर 63 नंबर क्वेश्चन किया है उसमें अंतर है। अंतर क्या है, देखिए यहां तो था टोटल खर्चा हो रहा था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आई एम 64 में तो बोल रहा है शेष का। ये शेष का शब्द जो बोल जाता है वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल अलग कर देता है। तो ये टाइप जो बन गया वो अलग अलग बन गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, इसको दो तरीके से करते हैं अपन, एक तो 100 से और एक करते हैं x से। आप पे दोनों ही तरीके से आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन हमारा 100 से आसान हो जाए, हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन हमारा x से आसान हो जाए। तो ऐसा नहीं कि x कोई खराब चीज है, अगर आपने उसको अच्छे से समझा तो वो खराब नहीं बल्कि बहुत अच्छा होगा। देखते हैं, आइए मैं 100 से करा रहा हूं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% खाने पे खर्च करता है भैया। ठीक है, देख लेते हैं कि जैसे मान के चलो उस व्यक्ति की जो आय है वो 100 रुपए है, मान ले 64 नंबर क्वेश्चन है, आय जो है इनकम जो है वो 100 रुपए है। ठीक है साहब, 10% खाने पे खर्च करता है। अब 100 का 10% कितना होगा, 10, तो वो तो उसने खाने पे खर्च कर दिया। अगर कल को ये पूछता है खाने पे कितना खर्च हो रहा है अनुपात में, तो आप कहोगे 100 का 10% भी 10 होगा, लेकिन इतना खर्च कर दिया तो 100 में से अगर 10 खर्च कर देगा तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा आप कहोगे सर 90। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि जो भी चीज अपने मैथमेटिक्स में मानते हैं कि माना कि 100, माना कि 10, माना कि 50, ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को 100 से ही किया जा सके। 100 से कर लो, 10 से कर लो, 15 से कर लो, 35 से कर लो, सबसे आंसर सेम आएगा। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम जब आती है अगर हम कोई संख्या मान भी रहे और फिर उसमें प्रॉब्लम प्रॉब्लम कैलकुलेशनों में आ रहे, फिर फालतू की टिपिकल प्रॉब्लम बन जाए, तो उससे फायदा क्या हो, कुछ भी नहीं। लेकिन जब परसेंटेज चलता है और उस जगह पे हम 100 मान लें तो सवाल हमारा आसान हो जाता है। तो अब ये डायरेक्ट अनुपात दिया नहीं है बल्कि अनुपात हम बना रहे हैं। तो अगर दे देता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब बना रहे हैं तो थोड़ी सी हमें 2-4 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड बढ़ जाती है हमारे क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो 10% खाने पे खर्च कर दिया तो शेष कितना बच गया, 90। अब वो बोल रहा है कि शेष का 20% रहने पे खर्च करता है। अब शेष कितना है, 100 या 90? आप कहोगे सर 90। अब 90 का अगर 20% खर्च कर देगा तो 90 का 20% 20 नहीं होता जो आप यहां 70 लिख दोगे, नहीं, 90 का 20% बल्कि 18 होता है। कैसे, आप देख लो, 90 का 20%, ये लीजिए, परसेंट हटाऊंगा बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 दूनी 18। बताओ, इसका मतलब 90 का 20% 18 होता है, इसका मतलब 90 में से 18 खर्च करेगा। तब 18 खर्च करेगा तो शेष कितना बचेगा, इन दोनों खर्चों करने के बाद 72। किसमें, अनुपात में। यस या नो, बिल्कुल ठीक है। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते थे कि जब 90 का 20% खर्च हो गया, तो देखो 90 का जब 20% खर्च हो गया तो 90 का 80% ही तो बचेगा, क्योंकि भाई 90 संख्या में 90 है लेकिन परसेंटेज में उसकी वैल्यू 100% है ना अपने आप में। तो जब इसका 20% यूज हो लिया 90 का तो 80% ही तो बचा, और 90 का 80% 72 ही होता है। अब हमारे लिए ये अनुपात बन गया, रेशियो बन गया कि भैया इनकम 100 के रेशियो में है, खाने पे खर्च करने के बाद शेष 90 बचाता रेशियो में, और फिर शेष का हमने रहने पे खर्च किया, वहां पे शेष बच गया फिर हमारा 72। यानी अंत में हमारे पास 100 में से 72 बचे, और वो कह रहा है अंत में उसके पास 14,400 बचे। तो आप क्या कहोगे कि 72 की वैल्यू 14,400। तो जब 72 की वैल्यू 14,400 तो एक की वैल्यू निकालें तो 72 से डिवाइड होगा, तो 72 दूनी 144, 200 आ गया। क्लियर यहां तक? जब एक की वैल्यू 200 आ गई तो आपसे इनकम पूछ रहा है, कुल आय जो है वो 100 के रेशियो में है। तो एक अनुपात एक रेशियो जब 200 रुपए को बता रहा है तो 100 अनुपात किसको बताएगा, 20,000 को। तो उसकी जो इनकम होनी चाहिए वो होनी चाहिए दोस्तों 100 गुणा में 200 बराबर आएगा 20,000। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर?
ये तो पूछ रहा है कि आय कितनी है। कल को अगर ये पूछता कि खाने पे कितना खर्च हुआ, तो खाने पे खर्चा 10 के रेशियो में खर्च हुआ है। एक अनुपात जब 200 रुपए को बता रहा है तो 10 अनुपात कितने को बताएगा? 2000 को। तो कल को अगर ये भी पूछ ले कि खाने पे खर्च कितना हुआ, तो आप कह दोगे 2000। बोल ले कि रहने पे खर्चा कितना हुआ, तो आप कहोगे रहने पे खर्चा 18 के अनुपात में हो रहा है और एक अनुपात 200 रुपए को बता रहा है, तो रहने पे खर्चा आ जाएगा 18 दूना 3600 रुपए। क्लियर बात है? मुझे उम्मीद है कि ये तरीका रेशो से करने का आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कोई बहुत बड़ी लॉजिक वाली बात नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है और ये सारी चीजें आप पे आनी चाहिए। अगर ये नहीं आई है तो आप पिछली वीडियो में जाके देखें कि अनुपात कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको यूज किया जाता है। इसके मैंने कैसे डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, कैसे क्या किया, हर चीज का एक्सप्लेनेशन दे रखा है मैंने पिछली वीडियो में। तो वहां देख के देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? इसी चीज को अब अपन एक्स से कर रहे हैं। एक्स से कैसे करें वो देखिए। मान के चलिए उसकी जो इनकम है वो एक्स है, लीजिए कुल आय जो है वो एक्स है। अब 10% खाने पे खर्च करता है। जब एक्स का 10% खर्च कर देगा तो बचेगा कितना? 90%। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जब भी ये शेष का शब्द आ जाए कि शेष का, तो ध्यान रखना है 100% में से माइनस करना है, क्योंकि ये टोटल पूरी जो वैल्यू है ये 90% जो वो एक्स के लिए है, लेकिन ये पूरी वैल्यू किसी भी वैल्यू के लिए 100% काउंट की जाएगी। इसी वजह से अगर ये बोलता है, कभी भी आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो बच्चे शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स में, दिक्कत आती है उनको सॉल्व करने में, तो वो इस बात को ध्यान रख सकते हैं कि शेष का शब्द आ जाए तो एवरी टाइम आपको 100% में से माइनस करना है। अब 100% में से 20% को माइनस करोगे तो 80% रह जाएगा, तो शेष बचेगी 80% अंत में। यस या नो? और अगर ये बोले कि भैया रहने पे खर्च कितना हुआ, तो शेष का 20% ही तो है, तो फिर आप यहाँ 20% बोलते। बोले कितना शेष बचा, तो 80%। तो अंत में उसके पास इतना बच गया और अंत में उसके पास बचा है 14,400। तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी 14,400। क्लियर? यहां तक सॉल्व कर लेते हैं। परसेंट हटाओगे बटे में 100, यहां पर भी परसेंट हटाने पर बटे में 100, जो कैंसिल हो जाए कैंसिल कर दीजिए। देखो 2 जीरो से 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, 2 जीरो से मेहरबानी करके इन 2 जीरो को मत उड़ा देना, क्योंकि यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, वज्र गुणा होगा। ओके ठीक है। आमने सामने में ध्यान रखें कभी भी कि जब हम आमने सामने में काटते हैं तो ऊपर से ऊपर की संख्या कटती है और नीचे से नीचे की संख्या कटती है। ओके, तो इसको काटें, देखो इसको भी देखोगे तो 9 8 72 हो रहा है, तो इस 72 से डायरेक्ट 72 दूनी 144, 200 बार कट जाएगा। ओके, यहां तक क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस जगह पे ऐसे, तो बेटा आप बताओ 2 जीरो ये है और 200 ये है, तो 200 गुणा 100 से करोगे तो x का गुणा 1 से होगा, तो x बराबर आ जाएगा 20,000। मुझे उम्मीद है कि आपको x से भी समझ में आया होगा और 100 से जो अनुपात बना के किया है वो भी समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आप सीख रहे होंगे। कोई भी दिक्कत आती है तो आप दोबारा से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। फिर भी कोई दिक्कत आई हो तो 2-3 बार रिवाइंड करके देखें, और फिर भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में यार कमेंट कर दिया करो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 65, ये भी एज इट इज क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए जरा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% खाने पे खर्च करता है तथा शेष का 10% रहने पे खर्च करता है। कह रहा ना शेष का, ठीक है। यदि अंत में उसके पास 14,580 रुपए शेष बचे हों तो बताओ उसकी कुल आय क्या है। सेम टू सेम है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप घर से करोगे, होमवर्क में है मेरी तरफ से। कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे बताना, मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा। तो ये आपको घर से करना है, सेम टू सेम है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्लीज। देखिए 66 66, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है, व्यय करता है, तथा शेष का 30% मकान के किराए पर। इस प्रकार उसके पास 2940 रुपए शेष रह जाते हैं। उसका वेतन
किंता नहीं है बल्कि कितना है, थोड़ा सा यहाँ लिटिल मिस्टेक हो चुकी है, वो देखिए। ठीक है सर। अब देखते हैं यहां पर इंग्लिश में। अ मैन स्पेंड्स 1/2% ऑफ हिज सैलरी ऑन आइटम्स ऑफ डेली यूजेस and 30% of the remainder on house rent. After that, he is left with 2,940 rupees. Then पूछ रहा है आपसे how much is his salary? उसकी सैलरी क्या है, उसका वेतन कितना है। देखिए सेम टू सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चाहे आप इसको 100 से कर लीजिए, चाहे आप इसको एक्सेस से कर लीजिए, मैं दोनों से बता देता हूं। मान के चलिए उसके इनकम 100 रुपए है, ये लीजिए। क्लियर, सेम टू सेम है। वैसे देना तो मुझे ये भी होमवर्क में चाहिए था, लेकिन मैं करा रहा हूं उसे। ओके, मान के चलते हैं उसकी इनकम जो है वो 100 रुपए है। अब 12.5% वो किस पे खर्च करता है, वो कह रहा है दैनिक प्रयोग की। ठीक है, जो हम दैनिक प्रयोग में चीजों को यूज करते हैं उस पर। तो 12.5%, 100 का 12.5% कितना होता है, 12.5% ही तो होगा। 100 का 12.5% 12.5 ही होगा, वो दैनिक प्रयोग पे खर्च कर देगा। अब अगर 12.5 इसमें से खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, आप कहोगे सर 87.5, 87.5। तो शेष बच गया आपके लिए 87.5, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है सर। फिर आगे कह रहा है ये करता है तथा शेष का 30% मकान के किराए पर। अब इसका 30%, तो बताओ 87.5 का 30% निकालोगे आप, ऐसे तो सॉल्व करना पड़ेगा। परसेंट हटाओगे तो बटे में 100। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए 0 से 0। ओके, 5 से हालांकि ये कट भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं, काट भी सकते हो, 25 से भी कट जाएगा, कोई इशू नहीं। लेकिन आप मल्टीप्लाई करो सीधे सीधे, हम एक पॉइंट लगा देंगे क्योंकि बहुत बड़ी संख्या नहीं है, आराम से है। तो आप बताइए 3 पंजे 15, 1 3 7 21, 21 और 1 22 और 8 3 24, 24 और 2 26। 2 पॉइंट लग जाए, सॉरी 1 जीरो लगी है और 1 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट तो देखो ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन 1 जीरो और है नीचे, तो 1 पॉइंट और खिसक जाएगा यहाँ पर। तो 26.25 वो क्या करता है, खर्च करता है किस में से, 87.5 में से कह लो इसे, या 87.50 कह लो, क्योंकि 0.5 को 0.50 कह देंगे तब भी हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अब आप बताइए कि शेष इतना बचा था, उसमें से अगर 26.25 यानी 26.25 माइनस कर देता है तो कितना बच जाएगा आपके लिए, 87.50 में से 26.25 माइनस करने पर आपके पास जो शेष बचेगा वो बच जाएगा 61.25 बच जाएगा ये, बिल्कुल। अब अंत में उसके पास इतना बचा है और अंत में उसके पास कितना बचा है वहां, 2940। तो मैं कहूंगा 61.25 की वैल्यू, 61.25 की वैल्यू कितनी हो गई आपके लिए, आप कहोगे 2940। क्लियर यहां तक। अब चाहे भले यहां पे 1 की वैल्यू निकाल लो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि जब इस अनुपात का मान दे रखा है और आपसे वेतन पूछ रहा है तो वेतन कितने के रेशियो में, 100 के रेशियो में, तो मैं क्या कहूंगा जिसका मान पूछा जाए वो कहां आएगी वैल्यू, ऊपर 100 ऊपर, और 61.25 कहां आएगा नीचे, इनटू में 2940। क्लियर है यहां तक। अब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट नीचे से हटाते हो तो ऊपर 0 बढ़ती है, ऊपर से हटाते हो तो नीचे 0 बढ़ती है। तो नीचे से 2 पॉइंट हटाए तो ऊपर 2 0 यहीं बढ़ा लेते हैं, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसको काट लेते हैं, पहले छोटा कर लें इसको, तो पहले छोटा करते हैं, 25 से काट लेते हैं इसको। तो देखो 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, कितने बच गए 11, क्या उतार लिया 2, 25 चौके 100, कितने बच गए 12 और 5 उतार लिए, 25 पंजे 125, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है सर। और 25 से ये काट लिया हमने 4 बार, फिर से कट सकता है ये, 5 से कट जाएगा, 5 से काटें देखो 5 चौके 20 और 5 नाम 45, छोटा हो गया, और 5 से काटेंगे इसे तो 20 बार कट गया। अब देखो ये पता है इस जगह पे पॉइंट वगैरह सब यूज हुए तो थोड़ा सा बड़ी कैलकुलेशन हो गई, लेकिन इसी चीज को अगर आप एक्स से करते तो और सरल हो जाता। देखो करवाऊंगा मैं, फिलहाल यहाँ देख लेते हैं, इसको काट लेते हैं। अब 49 से डायरेक्ट कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, देखो 49 से डायरेक्ट आप काट सको तो बहुत बढ़िया, और नहीं काट सको तो वैसे कर लीजिए आप, क्योंकि देखो 49 से अगर काटते हो तो इसको समथिंग 50 समझो,
और ये समथिंग कितना 294 300, तो 50 से 6 बार कटता, तो आप समझ सकते हो कि 6 से ये पूरा कट जाएगा। देखो 6 नाम 54, यानी एक जीरो और 60 बार आ जाएगा। 6 नाम 54 4, ठीक है, मतलब 5 आ गया उधर, बचे सॉरी 4 आ गया, बच गए 5, और 6 चौके 24, 24 और 5 29, कट रहा है पूरा। तो 49 से मैं इसको काट सकता हूँ कितनी बार, 60 बार। मुझे उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 20 चौके 80 और 80 गुणा 60 करोगे तो 4800, ठीक है, 80 ठीक है 4800, तो उसकी जो वेतन है वो 4800 है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अब ये देखिए कब आया था, 2004 में आया था, कभी सीजीएल में आया करता था, अभी नॉर्मल आपके में आने लग गए, तो स्तर तो पहले से बढ़ ही गया है, आप जानते हैं। अब इसी चीज को अगर आप एक्स से करते हो तो देखो सरल सा लगेगा। कैसे, मान के चलो उसका वेतन एक्स है, 12.5% खर्च कर दिया दैनिक प्रयोग में, दैनिक उपयोग में, तो कितना बचेगा 87.5%, यस या नो। फिर शेष का, मैंने कहा था जब भी शेष वाली स्थिति बनती है आप 100% में से माइनस करोगे, तो शेष का 30% मकान के किराए पे खर्च करता है, तो कितना बचा 70%, इतना लास्ट में बचा है, और लास्ट में उसके पास बचा है कितना 2940। देखो फालतू में आपको कोई भी रेशियो बनाने के लिए कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। तो कभी कभी ऐसा नहीं कि 100 ही आसान बनाता हो, एक्स भी आसान बनाता है। तो देखें सॉल्व करवाएं मुझे, परसेंट हटाऊंगा बटे में 100, परसेंट हटाऊंगा बटे में 100, और भले ही आप इसको भी ऊपर से एक पॉइंट हटाओ नीचे एक जीरो बना लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखो जो कट जाए पहले उसे काटो, 0 से 0, 25 से इसे काट लेते हैं। 25 से अगर मैं डायरेक्ट काटता हूं तो 32 और 3 35 बार, तो ये कट जाएगा 25 से, तो 25 चौके 100 40 बार, और ये कट जाएगा 35 बार। क्लियर यहां तक, आप बहुत अच्छे से समझदार हैं, काट भी सकते हैं। 5 7 35, और 5 से काट लो, इसे ऐसे काट लो 8 बार, या इसे काट लो 2 बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यह 7 गुणा 7 है, और अभी हमने काटा है कि 49 से या 7 7 से अलग अलग काट सकते हो आप, ये कितनी बार कटता है 60 बार। तो भैया मैं इसको यहां से इस तरीके से 60 बार कैंसिल कर देता हूं, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ये लीजिए x का गुणा 1 से, और ये 40 गुणा 80, 80 गुणा में 60 4800, तो x बराबर हो गया 4800। क्लियर है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपने बहुत अच्छे से देख लिया, दिक्कत आती है तो रिवाइंड करके देखें, ठीक है। फिर भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करूंगा। ओके दोस्तों, तो अब मैं इसे रफ करता हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए रफ कर देता हूं मैं इसे। देखो ज्यादा क्वेश्चन में ज्यादा वक्त तो लगता ही है भाई, और मैं ये चाहता हूं कि आपके लिए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई जाए ज्यादा। जैसे एक बार आप प्रैक्टिस करने में टाइम लगा लोगे, लेकिन फिर दोबारा जब पढ़ोगे आप उन चीजों को तो आपको वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर तथा शेष वेतन का 1/3, देखो शेष बोला ना, शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर व्यय करता है। यदि वह 4500 रुपए जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है। आप देखो थोड़ी सी भाषा बढ़ा दी है, कैसी बढ़ा दी है, थोड़ी सी भाषा, आधे के बराबर है, तो मासिक की बचत करता हो तो उसका मासिक वेतन क्या होगा। पहली बार तो मासिक वेतन ही चल रहा है, ढंग से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, फिर से अपन करेंगे, है ना। अ मैन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड एंड 1/3 of the remaining on transport. If he saves 4500 कह सकते हो per month, which is equal to half the balance after spending on food and transport, his monthly salary is, तो उसकी मंथली सैलरी का बारे में पूछ रहा है आपसे, ठीक है। सॉल्व करते हैं, आ जाइए। देखो आप चाहो x से कर लो चाहे 100 से कर लो। अभी आपको इसमें इस वाले टाइप के क्वेश्चनों में, शेष वाले क्वेश्चनों में x आसान लग रहा हो, लेकिन प्रॉब्लम कहां आ गई यहां पे कि सर ये बोल दिया शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर खर्च करता है। अब ये 1/3 का क्या लफड़ा है, देखिए 1/3 का मतलब है इस तरीके से 1/3, इसका मतलब होता है कि 3 में से 1 खर्च करना। इसका मतलब क्या है, 3 में से 1 खर्च करना। अगर कोई बोलता है कि 9/17 खर्च करता है,
इसका मतलब है कि 17 में से एक खर्च करना। इस तरीके से बात होती है। तो अब आप बताओ यार, अगर 3 में से एक खर्च कर देगा तो बचेगा कितना? 2। तो आप कहोगे शेष बचेगा 2/3। ये ध्यान रखना है हमेशा, इस तरीके से बातें जब आती है। ओके, यहां पर भी अगर 9/17 खर्च कर रहा है तो बचत कितनी करेगा? 17 में से 9 खर्च हो गए तो बचे कितने? 8। तो आप कहोगे 8/17, 8/17 जो होगी उसकी रिमेनिंग वैल्यू होगी। तो मैं इसको x से कर देता हूं, 100 से आपको करना है। ठीक है, देखिए मान के चलो उसकी इनकम x है, ये लीजिए। अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर खर्च कर दिया तो 60% बचेगा, ये लीजिए। फिर बोला शेष का 1/3 परिवहन पर, जब 1/3 खर्च कर देगा तो बचेगा कितना? 2/3। ओके, ये लीजिए 2/3। जब परसेंटेज वाली आए तो 100% इसमें माइनस करना है, और वैसे आए तो डायरेक्ट आपको समझ में आ ही जाएगा। ओके, परिवहन खर्च करता है, यदि वह 4500 रुपए जो भोजन तथा परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है, मतलब जो 4500 रुपए ना वो इनका आधा है। अगर इनका आधा 4500 है तो पूरा कितना होगा? आप कहोगे सर 9000 रहेगा या नहीं रहेगा? तो कहने का तात्पर्य रहेगा ये पूरी राशि जो है वो बराबर होनी चाहिए 9000 के। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत आए तो रिवाइंड करके देखिएगा वीडियो को, और वाकई में अच्छा समझ में आएगा। तो सॉल्व करें इसको, तो आप भी कर सकते हो। देखो परसेंट आओगे बटे में 100, ये लीजिए 20 से काट लें आप, 0 से 0 हर बार काटते आ रहे हो। 20 या 60 और 20 पंजे 100, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ओके सर, ऊपर से ऊपर की संख्या है और नीचे से नीचे की संख्या कट जाती है। काट लें यहीं से डायरेक्ट, 2 से काटेंगे इसे तो 45 दूनी 90 होता है 4500 बार। अब 5 से मत काट देना इसको, 5 नाम 4500, 900 आ जाए। मेरे कन्हैया हो, मेरी राधा हो, सभी की सभी देख लो, क्योंकि अपन कृष्ण कन्हैया के ही सारे रूप हैं। तो कोई सभी कन्हैया है और सभी राधा है, इसलिए मैं हमेशा बच्चों को इसी नाम से पुकारता हूँ, कन्हैया और सभी की राधा। ओके, देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x बराबर 45 का गुणा 5 से होगा 225 और 2 जीरो हो रहे हैं, तो आपके लिए आ जाएगा 22,500। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, ये आपका आंसर लग जाएगा। मुझे उम्मीद है कि शेष वाले सवाल आपको बहुत प्यार से और अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़े, मजा आ रहा होगा। देखिए कल 14 तारीख थी, आज 15 है, वैलेंटाइन गुजर गया। कैसा गुजरा वैलेंटाइन? अगर अच्छे से गुजरा है तो कमेंट में कमेंट करना मस्त, और अगर लगता है कि नहीं गुजरा है तो हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। विपरीत समय को ध्यान में रखना। अब वो विपरीत वाला समय कौन सा है? आपको ध्यान रहना चाहिए कि जब क्वारंटाइन आपने अकेले काटा है तो वैलेंटाइन किस खेत की मूली है, उसको भी अकेले काटो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, देख लेते हैं। ये रहा, कह रहा है क्वेश्चन कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। ठीक है, यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपए है तो पूंजी क्या है? देखो एक्चुअल में क्या है कि यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन है ये, लेकिन जिस हिसाब से बच्चे के लिए दिया है वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। देखो 2002 में आया था सीजीएल में। अब आप कहो सर सीजीएल के क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? भाई मैं सीजीएल के नहीं करा रहा। एक्चुअल में आप ढंग से अगर गौर से इन क्वेश्चनों को देखें तो ये क्वेश्चन आपके बेसिक लेवल के एग्जामों में भी आए हुए हैं। मैथ का कोई भी क्वेश्चन इस बात को डिसाइड नहीं करता है कि ये सीजीएल का है या ये जीडी का है या ये रीट का है या ये सीटेट का है या किसी अदर एग्जाम का है या ये रेलवे का है। कभी डिसाइड करता है क्या? नहीं। इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कभी भी कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर खर्च किया, तो 1/3 भाग पूंजी का, तो इस बात का मतलब क्या निकाला जाएगा? इस बात का मतलब निकाला जाएगा कि उस व्यक्ति की कुल पूंजी 3 के रेशियो में है। ये चीजें अनुपात में होती हैं, कभी भी ऐसी चीजें आती हैं फ्रैक्शन में, तो इसका मतलब है कि 3 में से एक खर्च करना। अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर इन्वेस्ट किया उसने। ठीक है, मतलब उसकी कुल पूंजी 3 और इन्वेस्ट किया 3 में से कितना? 1।
क्लियर है यहां तक? अगर मैं इसको चेंज करके ऐसे लिखना चाहूं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 6। तो इसी बात को ऐसे भी बोला जा सकता है, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो, कि 6 में से 2 खर्च करना, कि उसकी पूंजी 6 के रेशियो में है और खर्च कर रहा है 2, तब भी बात वही रहेगी। ओके, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूं, 3 एकम 3 और 3 3 9, 9 में से 3 खर्च करेगा। ओके है, ठीक है, जरूरत पड़ेगी जब। फिर कह रहा है 1/4 भाग 8%। अब यहां शेष कोई शब्द आया क्या, बताइए? नहीं आया ना, शेष शब्द नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि अपनी पूंजी का ही बात कर रहा है वो। अब यहां अपनी पूंजी का 1/4 भाग आ गया। अब यहां तो उसकी पूंजी 3 मान रहे थे, यहां उसकी पूंजी 4 मान रहे, तो पूंजी तो बार बार बदल रही है यार। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पूंजी ऐसी लेते हैं जो 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो माना कि वो पूंजी होगी 3 और 4 का एलसीएम 12 अनुपात में। क्लियर? तो इस तरीके से जब भी सवाल आएंगे ध्यान रखना है, जब पूंजी अलग अलग होगी तब ऐसा होगा। अगर यहां पर भी आप ये कह देते हैं कि 1/3 भाग वो अपने किस पे खर्च करता है, निवेश करता है 8% पे, तो आप कहते हैं 3 में से 1 रुपया और निवेश कर दिया, इस तरीके से बोल सकते थे। ओके, बट यहाँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ 1/4 है, तो बच्चे आपको ध्यान रखना है कि पूंजी यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, अलग अलग है, तो मुझे क्या करनी पड़ती है, पूंजी इक्वल लेनी पड़ती है। तो मुझे क्या, हर किसी को, तो यहाँ पूंजी मान के चलेंगे हम जो 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। ओके, तो मैं यहाँ इस बात को बिल्कुल डिफाइन कर देता हूं इस जगह पे, ये लीजिए कि भैया कुल पूंजी हमने मान ली, कुल टोटल कुल पूंजी हमने मान ली 12 जो मानी है वो क्या बनेगा, अनुपात। बहुत अच्छे से बार बार समझा रहा हूं कि जब भी कोई चीज मैथमेटिक्स में मानी जाएगी वो अनुपात की वैल्यू ही बनाएगी, ये ध्यान रखना। तो कुल पूंजी 12 हो गई। अब 12 का 1/3 वो किस पे इन्वेस्ट करता है, 7% पर। तो इसका 1/3, 12 का 1/3 कितना होगा, आप कहोगे सर 4। तो 7% पर जो इन्वेस्ट किया है वो 4 रुपए इन्वेस्ट किया, आप ये कह सकते हो। क्लियर है? 7% पर जो इन्वेस्ट किया है वो कितना किया है, 4। ओके यहां तक? ठीक है। फिर 1/4 भाग, अब 12 का 1/4 भाग कुल पूंजी का वो किस पे इन्वेस्ट किया है, 8% पर। ये लीजिए, तो मैं कहूंगा कि 8% पे जो इन्वेस्ट किया है वो 1/4 भाग, और 12 का 1/4 कितना होता है, 3। यस या नो? बिल्कुल यस। ठीक है साहब। अब देखो 4 और 3 7 रुपए तो इन्वेस्ट हो गए, कितने में से, 12 में से। वो कहता है कि शेष 10% पर निवेश किया, शेष कितना बचा, 12 में से अगर 7 इन्वेस्ट हो चुका है तो शेष बता कितना, 5। और 5 रुपए जो इन्वेस्ट किए हैं वो 10% पर 5। जब ये सारा ही इन्वेस्ट कर देगा तो अपने लिए क्या रखेगा, इस बात का आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं, कैलकुलेशन है। ठीक है, अच्छा जी। उसकी वार्षिक आय 561 रुपए। अब इनकम क्या होती है, इनकम होती है जैसे हमने किसी पे ब्याज पे पैसा उठाया, तो अब हमें जो ब्याज मिल रही है, ब्याज आ रही है, वो हमारी इनकम होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देखो, आप ये देखो कि 7% पे इन्वेस्ट कर रहा है 1 साल के लिए, ये पैसा 8% पे और ये पैसा 5% पे इन्वेस्ट किया है। तो अगर ये 7% पे इन्वेस्ट कर रहा है कितना, 4 रुपए, तो देखते हैं इनका सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहां से मैं अगर सॉल्व करूंगा तो इसका 4 का 7% निकालूंगा तो 0.28 आएगा। अगर ऐसी कभी दिक्कत आती है कि परसेंटेज वाली वैल्यू चल रही है, तो इसको सरल बनाने के लिए आप ये कह सकते हो, इसको रेशियो बना रहे हो तो रेशियो में हम इसको 1200, इसको 400, इसको 300 और इसको 500 भी बोल सकते हैं, है ना। कभी भी अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा कर दो और किसी भी संख्या से काट दो, अगर कॉमन संख्या से कट रही है तो सभी के सभी, तो ऐसा कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे हमारा फायदा ये होगा कि भैया जो परसेंटेज का मैटर है वो खत्म हो जाएगा। अब आप बताओ 400 रुपए उसने 7% पर इन्वेस्ट किए, तो उसको इनकम कितनी प्राप्त हुई अनुपात में, ये अनुपात में मिलेगी, तो आप कहोगे सर 28। भले आप निकाल के देख लो, 400 का 7%, 2 0 से 2 0, 7 चौका 28, यस। 8% तो 8 दिया 24 इनकम मिलेगी इससे। ठीक है, और इससे इन्वेस्ट करोगे तो आप कहोगे सर 50 रुपए मिलेगी, यस या नो। ये उसकी क्या है, इनकम है, वार्षिक आय है। अब वार्षिक आय देखें कितनी हो गई, 50 ये, 24 ये और 28 ये,
तो भैया मेरे पास ये हो जाएगी 54 और 54 और 50 हो जाएगी 104। ठीक है, तो 104 मुझे यहां से इनकम मिल रही है और वहां से मिल रही है 561 रुपए। तो 104 की वैल्यू 561 आ चुकी है। यस, तो ये तो गड़बड़ हो गई है यार इस क्वेश्चन में, मैंने तो इस ऑप्शन पे भी ध्यान नहीं दिया। अगर उसकी वार्षिक आय 561 रुपए है तो पूंजी है, और पूंजी के ऑप्शन थोड़े से गलत लग गए। ठीक है, तो फाइंड एक्स की वैल्यू, और देख इसमें भी लिखा हो बिकम ऑफ ए इज 10% मोर देन इनकम ऑफ बी, लेट बीज इनकम बी x% लेस देन इज इनकम, फाइंड एक्स का मान। देखो यहाँ एक्चुअल में क्या है, इस सवाल के ऑप्शन धीरे रखे गए, ये वैल्यू अलग है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना, बाय मिस्टेक इस तरीके से हो गया किसी का किस्म, ये हिंदी वाला अलग है और इंग्लिश वाला अलग है। ओके, चलो वो अलग है और ये अलग है, ध्यान रखना। मैं अभी हिंदी वाला ही करा रहा हूं, मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, आई एम सॉरी, लेकिन कोई नहीं। 104 की वैल्यू 561 है, तो आपसे पूछ रहा है उसकी कुल पूंजी बताओ। तो कुल पूंजी अपन निकालते हैं, तो 1200 रेशियो ज्ञात करना है हमें, और 104 की वैल्यू देंगे तो 104 नीचे और गुणा में हो जाएगा 561। मुझे उम्मीद है कि इसको आप सॉल्व कर लोगे। ओके, तो इसको ध्यान रखना है, आपको सॉल्व करना है। ओके है, यहां तक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ओके, चलिए अब इसको देख लेते हैं अपन, अभी इसी को की 1 मिनट, अगर इंग्लिश वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं हम। ये क्वेश्चन दूसरा है, इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन इनकम बी, यानी ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। हिंदी में भी मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, ध्यान रखना आपको। ओके, फिर कह रहा है लेट बीज इनकम बी x% लेस देन एज इनकम, तो फाइंड, मतलब बी की इनकम x से कितने % कम होगी। बहुत सिंपल सी चीज है, देखें यहां पे मैं देख, ध्यान रखना, मैंने वीडियो में बार बार बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है। इसका जो आंसर है वो ये आएगा, और जो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसका आंसर क्या आएगा। देखो, ए की इनकम बी की इनकम से 10% अधिक है। अब 10% अधिक है तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, ये 100 है तो ये 110, ये लो 110 आ गई। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 10% अधिक होने का मतलब, पहले 10% को सॉल्व करो तो 10/100 आएगा, 0 से 0 1/10। 10% अधिक होने का मतलब है कि 1/10 होना। इसका मतलब कि भैया 10 से 1 अधिक है, तो ए की इनकम होनी चाहिए 11 और बी की इनकम होनी चाहिए 10। अब देखो, इसको काट के भी देखूंगा तब भी 11 और 10 ही आएगा, इसको भी मानोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पूछ रहा है आपसे कि बी की इनकम ए की इनकम से कितने % कम है, तो आ जाओ परसेंटेज कमी निकालें। तो मैंने आपको सिखाया है, पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हो आराम से, कि दो मानों में, दो संख्याओं में, दो वैल्यूओं में कभी भी परसेंटेज कमी निकालनी हो तो ऐसा मत करना कि ये 10% अधिक है तो ये 10% कम होगा, ऐसा नहीं होगा। कभी भी हमें परसेंटेज कमी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, उन दोनों मानों का अंतर बटे में बड़ी संख्या और गुणा में 100, ध्यान रखना। और ये परसेंट यहां के बजाय यहां लगेगा, ठीक है। कभी भी अंतर कमी निकालनी हो दो संख्याओं में, और अगर वृद्धि निकालनी हो तो हमेशा ध्यान रखना यहां छोटी संख्या आएगी, वृद्धि के लिए छोटी और कमी के लिए बड़ी आती है। अंतर कितना है इन दोनों का, 10। बड़ी संख्या क्या है इन दोनों में, 110 और गुणा में 100। ओके, 0 से 0, 11 से डिवाइड होगा तो 11 9 99, कितना बच गया 1, तो जो बच गया ऊपर जिसका भाग दे वो नीचे, 9 सही 1/11%। ओके है क्या, यहां तक। इस क्वेश्चन को मैं आगे चल के और समझाऊंगा दूसरे तरीके से, आप इसको एक फॉर्मूले बेस्ड में भी करते हो, वो फॉर्मूला ये होता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अभी कोई फॉर्मूला जब नहीं बताया है तो जरूरत कहां पड़ेगी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 100 गुणा ए अपॉन में 100 प्लस माइनस ए, लेकिन ये टाइप के मैंने क्वेश्चन अभी बताए नहीं है, इसलिए मैं इस बात को यहां सीक्वेंस में वैसे ही बता रहा हूं। तो देखो, इसकी 10% अधिक है तो ए का मतलब है या परसेंटेज वृद्धि या कमी 10। अब 10% तो अधिक है, अधिक के लिए प्लस आएगा तो नीचे आएगा 110, कम होती तो 90 आ जाता है, 0 से 0। अब 11 से भाग दोगे इसमें तो 9 सही 1/11%, वही ऑप्शन आ रहा है, वही आंसर आ रहा है। ओके है क्या, अब चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, तो एक ही क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन मिल रहे हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अभी बढ़ेंगे, पहले हम इसको रफ कर देते हैं, आप आराम से अच्छे से देख लीजिए। देखिए जी,
क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं दोस्तों। ये रहा जी। किसी परिवार में चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय, मतलब चावल पे कितना खर्च हो रहा है, मछली पे कितना खर्च हो रहा है, खाद्य तेल पर कितना खर्च हो रहा है ना, वो सब चीज बताई जा रही है। 12:17:3 के अनुपात में खर्च हो रहा है। यहाँ दे दिया खर्चा पहले से, किस अनुपात में खर्च हो रहा है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। तो परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी। अब देखो, व्यय इतना हो रहा है, मूल्य बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है व्यय भी बढ़ेगा। वही वाली बात है, कह रहा है इंडिकेट एक तरह से इनमें ही वृद्धि हो रही है। तो देखें कितना है, तो कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी, और सवाल पूछ रहा है परसेंटेज में। आप गौर कर रहे हैं, और ये आया है एसएससीजीएल प्रीलिम्स 2007 में, फर्स्ट सिटिंग में। ओके, तो देखिए, देखते हैं चावल, राइस, मछली, फिश और खाद्य तेल आप कह सकते हो, ऑयल वगैरह पे। तो मैं चावल, मछली और तेल वगैरह ये लिख देता हूं, खाद्य तेल। ठीक है, इन पे जो किए जाने वाले खर्चे हैं वो 12:17:3 के अनुपात में है। जैसा कि मैंने कहा, जब भी इसमें 20% की वृद्धि हुई, एक तरह से मूल्य बढ़ा तो खर्च भी तो बढ़ गया 20% एक तरह से। इसमें 30% की वृद्धि हुई और इसमें 50% की वृद्धि हुई। तो टोटल कितने परसेंट की वृद्धि हुई ये पूछ रहा है। तो अभी बताया कि जब भी अनुपात में और परसेंटेज में रिलेशन आ जाए तो आप क्या करेंगे, इसको 1200 मान लो, इसको 1700 मान लो और इसको 300 मान लो। आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, पहला खर्चा टोटल कितना हो जाएगा, 1200 और 1700 कितने हो गए, 2900, 2900 और 300 कितने हो जाएंगे, 3200। तो टोटल खर्चा हो गया 3200। ओके, यहां तक। अब देखते हैं कि इनका जो खर्च बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है। आप ये चाहो तो केवल वृद्धि ही निकाल सकते हो, आप चाहो टोटल खर्चा निकाल लो। ठीक है, इसमें 20% की वृद्धि हो रही है। अगर इसमें 20% की वृद्धि हो रही है तो 1200 का 20% निकालोगे तो 240 आएगा। आप भले सॉल्व करके देख लेना। तो इसका 240 की जब वृद्धि हो जाएगी तो वृद्धि ही निकालो ना यार, क्या दिक्कत आ रही है। तो 240 की इसमें वृद्धि हुई। ओके, आप कहोगे टोटल कितना खर्चा हुआ, तो 1200 प्लस 240 तो 1440 हो जाएगा। इसमें 30% की वृद्धि हुई है, तो 1700 का 30% निकालोगे तो 510 की वृद्धि होगी। ये लीजिए, बोले खर्चा कितना हुआ अब मछली पर, पहले 1700 हो रहा था तो अब हो जाएगा कितना, 2210 रुपए खर्च हो जाएंगे। ठीक है, तेल पर 50% की वृद्धि हुई है, 300 का 50% कितना होता है, 150, तो 150 की वृद्धि हो रही है। बोले टोटल खर्चा कितना हो गया, आप बोलोगे 450। यस, अब यहां तो केवल वृद्धि वृद्धि निकाल ली कि पहले खर्चा इतना हो रहा था, अब इतने की वृद्धि हो रही है, तो डिफरेंस ही तो हो गया ये। इनको जोड़ोगे तो इनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 250 और 150, 400, 400 और 510 कितना हो गया, 910। तो मैं कह सकता हूं तो टोटल अगर हम परसेंटेज वृद्धि निकालें, प्रतिशत वृद्धि, अभी हमने निकाला था परसेंटेज कमी, यह है परसेंटेज वृद्धि। तो अंतर बटे में छोटी संख्या और गुणा में 100। अब बताओ अंतर कितना हुआ, ये आया था अभी 910, बटे में छोटी संख्या, जाहिर सी बात है 3200 ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि भैया इससे बढ़कर ही तो आएगा वो चीज, और गुणा में आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो चुकी है। ठीक है सर, 2 से काट लीजिए, 2 से काटूंगा तो 2 से 16 बार, और 2 से कट जाएगा ये 2 चौके 8। ठीक है, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 1 बच गया और 2 पंजे 10, 455 बटे 16 है। अब 16 से भाग दोगे इसमें, तो 16 से भाग देते हैं तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 16 दूना 32, 16 3 48 होते हैं, तो 16 दूना 32, ऑप्शन से पता चलेगा कहीं समथिंग समथिंग आपको पता चल जाएगा, 28 सही 1/8% की कंडीशन बनेगी। देखते हैं 16 दूना 32 कितने बजाएंगे, 13 और ये हो गया कितना 15, 16 अट्ठे 128 होता है, 8 बार 128 इसमें से माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 128, इस हिसाब से तो यार 7 बचना चाहिए, 7/16 आएगा, 28 सही 7/16, तो ये परसेंट की वृद्धि आएगी। इसके ऑप्शन में थोड़ी सी हल्की सी एक मिस्टेक है, तो इसको 28 सही 7/16% की कंडीशन बनाएंगे। आप ध्यान रखना, देख लेना कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है। ये आ गया आपके लिए
ओहो, ये 510 है ना, तो मैंने इसमें जोड़ दिया 10 को, तो 250 और 150 कितना हो गया आपके लिए, ये 400, 400 से 900, 900 है ये, 910 नहीं है, तभी तो मिस्टेक आ रही थी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। आई एम सॉरी, ये तो यार मिस्टेक नहीं है, इट्स अ स्लिप ऑफ माइंड, इट्स स्लिप ऑफ टंग, नॉट अ मिस्टेक। तो ये 900 बटे में छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी, 3200, ये लीजिए, और गुणा में हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। 4 से उड़ा लेते हैं इसको, 4 से कट जाएगा आराम से, 4 से 8 बार, और 4 से कट जाएगा, ये देखो 4 दूनी 8, कितने बच गए, 1, 10 हो गए, 4 दूनी 8, 2 और 4 पंजे 20। और अब इसका भाग देंगे तो आप जानते हो कि 25 अट्ठे 200 होता है, वैसे भी काट दें तो 8 दूनी 16, कितने बच गए, 8 दूनी 16, 6, 65 हो गए, और कितना 8 नाम 72 और 8 64, कितने बच गए, 1, तो जो बच जाए वो ऊपर और जिसका भाग दें वो नीचे, तो 28 सही 1/8%। मिस्टेक नहीं थी, ये तो हमारी ही गड़बड़ थी। कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, तो उसमें इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और देखो इसको जोड़ने में बस, जबकि सही जोड़ा था, दिमाग वैसे स्लिप हो गया। ओके है, तो बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा होगा क्लासों में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, कहीं दिक्कत ना आ रही है, और हर टाइप कवर कर रहा हूं, आप ये देखिए। और जब सारी, जाहिर सी बात है, सारे टाइप कवर हो रहे हैं तो यार कोई चीज़ छूटेगी नहीं, तो मज़ा तो ऑलरेडी आना ही आना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको रफ कर रहा हूँ मैं, चावल मछली तेल सब पे खर्चा हो गया, कुछ अपने पास भी रहना चाहिए भाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिए प्लीज। देखिए यह है क्वेश्चन नंबर 70। कोलकाता से किसी स्थान का बस किराया तथा रेलगाड़ी किराया क्रम से 20 रुपये तथा 30 रुपये थे, ठीक है। कोलकाता से किसी स्थान का, ओके। रेलगाड़ी के किराए में 20% तथा बस के किराए में 10% की वृद्धि की गई। रेलगाड़ी के नए किराए का बस के नए किराए से अनुपात बताइए। बहुत बढ़िया, देखिए रेलगाड़ी के नए किराए का बस के नए किराए से अनुपात बताना है, परसेंटेज वृद्धि का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। देखिए तो पहले तो है किसी स्थान का बस का किराया तथा रेलगाड़ी का किराया 20 और 30 है, तो हमसे लास्ट में देखो जो पूछा गया है ना, वो पूछा गया कि रेलगाड़ी का नए किराए और बस के नए किराए से अनुपात। तो पहले रेलगाड़ी फिर बस, ओके। तो पहले मैं रेल लिख लेता हूं फिर बस, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और शुरुआत में जो दिया गया वो बस का किराया तथा रेलगाड़ी का किराया दे रखा है, तो बस का किराया तो है 20, वो यहां लिख देता हूं, और रेलगाड़ी का किराया है 30, तो 30 लिख देता हूं, ओके। अच्छा, रेलगाड़ी के किराए में 20%, इसमें 20% की वृद्धि हुई, और बस के किराए में 10% की वृद्धि की गई। देखो यार, अगर इसमें 20% की वृद्धि कर रहे हो तो या तो कर लो इसका 20% निकालोगे 6 हो जाएगा, या फिर इसका ऐसे कर सकते हो 30 गुणा 20% की वृद्धि हो गई तो 120%, ओके है। या तो 20% निकाल के इसमें जोड़ो, या फिर डायरेक्ट उसका 30 का 120% निकाल लो, बात हो गई। ये आएगा, इनका रेशियो पूछ रहा है तो हम रेशियो बना देते। इसमें 10% की वृद्धि कर रहा है, तो 20 गुणा में यहां पे आप कर दीजिए 10% की वृद्धि, तो 110%, ओके है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अनुपात में कॉमन चीज कट जाती है, परसेंट से परसेंट, 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और काट लीजिए जो कट जाए, 2 से कट जाएगा ये 6 बार, 6 तिया दोस्तों 18, और ये आ जाएगा 11। तो रेलगाड़ी का नया किराया 18 है और बस का नया किराया 11 के अनुपात में है, ओके। तो कितना आ गया, 18:11। और गौर करो कि 11:18 भी दे रखा है, और बहुत से बच्चे जल्दबाजी में इसी चीज को कर जाएंगे 11:18, जबकि इसका आंसर क्या होना चाहिए, 18:11। ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादातर ये समस्या मिलती ही मिलती है, ओके। तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चनों पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको नोट कर लीजिए आराम से, और देखते हैं। आज ज्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाएंगे, है ना, क्योंकि आज वैसे लेट हो चुके हैं, लेकिन जो है क्वेश्चन इतने हैं, कुछ तो जाए आपके पास। देखते हैं नया क्वेश्चन कौन सा है, फिर मैं वहां से चेंजमेंट करूंगा। ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, 498 किस संख्या से 17% कम है। अब यार किसी संख्या से 17% कम है, तो वो संख्या कैसी होनी चाहिए, 497 का कितनी होनी चाहिए, 83% होनी चाहिए, ओके है। तो आप क्या करेंगे, 498 का 83% निकाल दोगे, आंसर आ जाएगा। या फिर 498 का 17% निकाल दो और उसको इसमें से माइनस कर दो,
आ जाएगा आंसर। ओके दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर कर दीजिए प्लीज, ये होमवर्क में मेरी तरफ से आपके लिए। ओके, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े जाएं तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है। वाह, संख्या का 40% ज्ञात करें, संख्या का 40% ज्ञात करना है। देखिए, when 75 is added to 75% of a number, the answer is the number, find 40% of that number। देखिए जरा, मतलब ये कह रहा है कि 75% में यदि आप 75 ऐड कर देते हो तो वो संख्या मिल जाएगी, यानी हमें 100% वैल्यू मिल जाएगी। यही तो है, अगर किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दोगे तो 100% वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब है कि परसेंटेज कितना जुड़ रहा है, आप कहोगे सर 25% जुड़ रहा है, और संख्या कितनी जुड़ रही है, आप कहोगे सर 75 जुड़ रही है। तो आप कैसे कह दोगे यहां से कि 25% की वैल्यू 75 है, कह दोगे कि नहीं कह दोगे? आपसे बोल रहा है कि संख्या का 40% ज्ञात करो, संख्या नहीं पूछा। अगर संख्या पूछता कि 100% बताओ, तो भैया जब 25% का मान 75 है तो 100% का मान 4 गुना हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 300। लेकिन उसका 40% पूछ रहा है, तो 40% ऊपर, 25% नीचे, और गुणा में आ जाएगा 75। ओके, परसेंट से परसेंट, 25 से 75, और ये आ गया 120। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ऑप्शन हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? तो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुझे अब लग रहा है मैं कि होमवर्क में दूंगा आपके लिए। यस, ये भी होमवर्क में मेरी तरफ से आपके लिए है ना। क्या है देखिए, 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 230 के 30% के बराबर हो जाए। करेंगे घर से, सिंपल सा क्वेश्चन है, और देखिए बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, नॉर्मल क्वेश्चन है आपके सभी के, ये वाले कहीं दिक्कत नहीं आ रही है इनमें। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में ये वाले हैं अब, कि उनमें कुछ मिलाया जाए, कुछ निकाला जाए, उनमें से कुछ बिलियन में से, है ना, तो कितना परसेंट होगा, या इतना परसेंट दे रखा है तो कितना मिलाया जाए, कितना निकाला जाए। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां आपको नेक्स्ट वीडियो में और मजा आने वाला है, और इनके क्वेश्चन आपको लास्ट 2 लाइन में हो जाएंगे, 2 इस तरीके से जो हम लिखते हैं, कोई फालतू का झंझट नहीं, कोई फालतू का फॉर्मूला नहीं, कोई फालतू के कुछ भी नहीं, बिना टेंशन के। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो में, आगे देखते रहिए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर ठोकिएगा, और कमेंट भरपूर कीजिए। तो मेरी तरफ से आप सभी को गुड नाइट, राम राम सा, और धन्यवाद तहे दिल से।